नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है किसान वाणी सिरौंज में। और हम अपने हर एपिसोड में आपसे मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने कृषि क्षेत्र में एक नए आयाम बनाए हैं, एक नया स्थान हासिल किया है। उसी श्रृंखला में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं पुनीत सिंह थिंद जी से, जो कि नॉर्थर्न फार्मर फेडरेशन यानी कि जो एफपीओ का एक फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं, एवं वेजिटेबल ग्रोवर एसोसिएशन यानी सब्जी उत्पादक जो है उनका एक एसोसिएशन है, उसके डायरेक्टर भी हैं। और साथ ही थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे जो किसान हैं उनका प्रतिनिधित्व किया है और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कहा जा सकता है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने की तरफ वो अग्रसर हैं और बहुत सारे किसानों को उन्होंने प्रेरणा भी दी है। तो आइए आपके और पुनीत जी के बीच ज्यादा देर मैं नहीं रहता हूं और थोड़ा सा उनका स्वागत करते हैं। पुनीत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में किसान वाणी सिरौंज के। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो पुनीत जी, मैंने थोड़ा बहुत तो कोशिश की है आपके बारे में बताने की हमारे श्रोताओं को, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप भी विस्तार से और संक्षिप्त रूप से, यानी कि विस्तार से भी बताना है और संक्षिप्त रूप में भी बताना है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, जरूर। आपने बताया पुनीत सिंह मेरा नाम है, पुनीत सिंह थिंद, और 38 साल मेरी अभी उम्र है। और किसानों के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मॉडर्न मार्केटिंग ये विषय है जिसपे मैं देश में और बाहर काम कर रहा हूँ। जो मेरी स्टडी है, पढ़ाई है, वो मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस की थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद मैंने तकरीबन 3 साल तक एक्सपोर्ट में नौकरी की। उसके बाद हमारे पिताजी जो किसानों के साथ कई सालों से काम कर रहे थे, राष्ट्रीय किसान संगठन ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जो घर का माहौल था वो शुरू से ऐसा था कि खेती में एक लगाव और जो किसानों के मसले हैं, किसानों के साथ काम करने का जो माहौल है वो बचपन से देखा था। तो इसलिए पिताजी की प्रेरणा थी कि जो कैरियर बनाना है वो खेती में आके दोबारा बनाओ। तो उसके बाद मैं बेंगलोर में था, वहां से नौकरी छोड़ के वापस आके पिताजी के साथ कुछ साल काम किया। फिर मुझे लगा कि जो मेरा खेती का अनुभव है, जहाँ जो मेरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो स्टडी है, तो वो जो मैच करती है वो अफ्रीका में तब नई नई खेती की शुरुआत हुई थी। तो मैं अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका कंट्री में एक देश है इथियोपिया, तो वहां जाकर एक मैंने कंपनी बनाई। वहां से मैंने अपनी खेती की जो शुरुआत की है वहां से की। तकरीबन 5000 एकड़ पे हम वहाँ मक्का डालें और वहाँ की कुछ लोकल क्रॉप्स थी वो लगाते थे। इंडिया में मैं क्योंकि फादर साहब की वजह से जितने किसान संगठन से उनसे जुड़ा हुआ था, तो फिलहाल जो मैं अभी काम कर रहा हूँ किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के बारे में, जैसे आपने बताया, वेजिटेबल ग्रोवर एसोसिएशन के साथ। इसके साथ साथ 2017 में मैं अमेरिका सरकार ने मुझे एक प्रोग्राम में चूज किया था। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ एक एफपीओ के ऊपर ही प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऐसी अलग अलग एग्री बिजनेस एक्टिविटी है जिनसे फिलहाल हम किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ब्रीफ में हमारे काम के। जी पुनीत जी, भाई आपकी बात सुनकर लगा कि हाँ भाई, वापस आपको देश की मिट्टी ने बुलाया। आप विदेश जरूर गए लेकिन आपको देश की मिट्टी ने वापस बुलाया, और बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के किसानों के लिए, कि आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के बाद भी वापस हिंदुस्तान के किसानों के साथ काम करने का फैसला लिया। मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा था पुनीत जी कि आपने एफपीओ के बारे में बताया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में लगभग अब हर जिले में लगभग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पहुंच चुके हैं और कुछ जिले जहां पहुंचने बाकी हैं वहां पहुंचने वाले हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है और हिंदुस्तान का किसान और कोविड-19, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? कि आप कोविड-19 के दौरान भी हिंदुस्तान का किसान किस तरह से कोशिश कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान का भी पेट भर सके और अपना खुद का भी एक जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो फसल उगाई है उसका सही मूल्य प्राप्त कर सके। जितेंद्र जी, जो किसानों के जो हमारी मुश्किलें थी जो कोविड के दौरान बड़ी खुलकर सामने आई हैं, वैसे अगर हम किसानों की दशा देखें तो जो हमारी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या मार्केटिंग से रिलेटेड, या प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मंडियों में जो बहाव उतार चढ़ाव आते हैं, ये पहले भी थे।
लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा था जब ये पूरी जो सप्लाई चेन थी, खेत से जो ग्राहक तक, घर तक की जो सप्लाई चेन थी, वो बिल्कुल टूट गई। तो वहाँ एक जरूरत अब सबसे ज्यादा जो सामने आई वो ये थी कि जो हमारे मिसिंग लिंक हैं वो कौन कौन से हैं। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि कोविड के दौरान जो हमारे ऐसे मिसिंग लिंक थे उसको पहचानना और ज्यादा आसान हो गया पॉलिसी मेकर्स के लिए। जी। और एफपीओ के पीछे जो लॉजिक है एफपीओ में काम करने का, या एफपीओ कोविड जैसे टाइम में क्यों हमारे लिए ज्यादा सहायक, और जहाँ अच्छे एफपीओ काम कर रहे हैं वो क्यों सहायक हुए, क्योंकि एफपीओ एक नेचुरल फिनोमिना है। लोग एफपीओ में क्यों जुड़ रहे हैं या क्यों आगे चल के जुड़ेंगे, क्योंकि दिन ब दिन जो हमारे ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से जमीनें की जरूरत छोटी हो रही है, और देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां ये 3 से 4 एकड़ पे आ चुकी है और ये और ज्यादा कम होने वाली है। तो ऐसी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है या कोई ऐसी क्रॉप नहीं है कि हम 2 या 3 एकड़ पे खेती करके पूरे किसान का परिवार उस पर निर्भर हो सके। जी। तो अब किसानों की जमीन को इकट्ठा करना वो तो पॉसिबल नहीं है। केवल हम उनकी पैदावार को इकट्ठा करके उसका कोई ना कोई प्रोग्राम बना सकते हैं कि उसको ग्राहक से या उसको मार्केट से कैसे लिंक करना है। तो इस सिचुएशन में कोविड के दौरान अगर हम देखें तो सप्लाई चेन वो किसान उत्पादक संगठन बड़े अच्छे से अपनी फसल को बेच पाए जिनके पास एक रिटेल की मार्केट थी। जो किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ 2 घरों को या हाउस होल्ड कस्टमर को भी जानता था, उनका नुकसान इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप नुकसान को बचाया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं। लेकिन जिनके पास ऐसी सप्लाई चेन या ऐसा साधन नहीं था तो वो ज्यादा नुकसान में आए हैं। तो ये एक हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कोविड के दौरान कि ये जो पूरी वैल्यू चेन होती है जो खेत से ग्राहक तक है, इसको कई हिस्सों में तोड़ के काम करना पड़ेगा। कुछ किसान उत्पादक संगठन में ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन तक रहेंगे और उनका काम प्रोडक्शन करना है। उसके बाद इसकी एग्रीगेशन करने के लिए एक टीम अलग होगी, जो एफपीओ में ही एक टीम होगी जिसका काम बाकी मेंबर किसानों से सामान को इकट्ठा करना, उसको पैक करना। उसके बाद एक टीम होती है जो इसको लॉजिस्टिक्स को देखेगी कि इसको शहर में लेके जाना या ग्राहक तक लेके जाना या किसी नजदीकी मंडी में कैसे बेचना है। उसके बाद जो पैसे का लेन देन करने वाली टीम वो अलग है। तो ये सारी चेन को जोड़कर देखना होगा, तभी एक एफपीओ कामयाब होगा। अगर हम सिर्फ आधे अधूरे मन से सिर्फ एक एफपीओ बना लिया, एफपीओ बना के उसमें कुछ एक्टिविटी कर ली, लेकिन उसको पूरे तरीके से स्टार्ट टू एंड जिसको हम कहते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे तो एफपीओ का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। ये इसको सप्लाई चेन को भी हम कहते हैं ना, ये एक टर्म यूज करते हैं डोमिनो लाइक, कि जब एक कड़ी बीच में टूटती है तो वो सारा सिस्टम रुक जाता है। तो कोविड ने हमें यही सिखाया है कि यहाँ तो एक काम को करो तो पूरा करो, वरना उसको काम करने का सिर्फ एक किसी और पर्पज के लिए उसको बना के छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल पुनीत जी, मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, तो निश्चित तौर पर वो समझ पाएंगे कि एफपीओ बनाने के बाद भी उसको छोटी छोटी टीम में डिवाइड करने से ज्यादा फायदा होता है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा पुनीत जी कि आप भारतीय किसानों को विश्व स्तर पर कोविड के बाद कहाँ खड़ा पाते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद भारतीय किसान कहाँ होगा, या फिर अगर और आगे बढ़ना है किसान को इस सिचुएशन के बाद, तो उन्हें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे भारत का नाम जो है वो एक नई पहचान के साथ सामने आए कोविड के बाद? जितेंद्र जी, ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है और आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है हमें सभी को ये सोचना कि जब कोविड ने पूरी दुनिया के जो बिजनेस को, व्यापार के जो ढांचे को अफेक्ट किया है, तो हमारे लिए कुछ चैलेंज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी इसमें खुलती हैं। तो उसमें हम एक अपने जो किसानों को और एफपीओ को खास तौर पर जिस रोल में देखना चाहते हैं वो खासकर जो हमारी कृषि से जुड़ी हुई जितनी पैदावार है, तो जैसे आपने मीडिया में पढ़ा होगा लगभग 20 से 21 आइटम्स हैं जिसको भारत सरकार ने अभी आइडेंटिफाई किया है, जो कोविड के बाद खासकर चाइना से जो दुनिया भर में सामान जाता था, इसमें बहुत सारे फल और सब्जियां हैं, अनाज है कई तरह का, शहद है, बहुत सारियां हर्ब्स हैं जो यूरोप में जाती हैं। तो अगर किसानों से मेरी गुजारिश यही है कि कुछ मीडिया से या मैं आपके साथ भी वो लिस्ट शेयर करूंगा कि हम उन चीजों को जिसको एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया है कि भारत ये 20-21 आइटम्स में चाइना का बहुत सारा जो बिजनेस है वो इंडिया से पूरे दुनिया को सप्लाई कर सकता है। अब जैसे पिछले सवाल में हम बात कर रहे थे
कि आइडेंटिफाई करना एक चीज है, उसको पूरा भुगताना दूसरी चीज है। फिर हमें ये सोचना होगा कि हम कहाँ वीक हैं। चाइना ये बिजनेस अब तक क्यों कर रहा था और हम क्यों नहीं कर पाए थे, तो हम उसमें ये पाएंगे कि हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, हमारी जो हाइजीन है, हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, हमें ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन जैसी चीजों को अडॉप्ट करना होगा कि हम क्या खाद उसमें डाल रहे हैं, क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन है, कब उसको बोया था, कैसे उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं, ताकि जब वो अंतरराष्ट्रीय म्यार पे जाके अगर कोई उसको चेक करना चाहे तो उसको वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मिले। जैसे एक कहावत है, देखिए कि हमें जब राजा बनना है तो किसी राजा को ही हराना पड़ेगा। अगर हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें जो भी कमियां हैं वो हमें सभी को रल मिलकर आपस में, जो स्टैंडर्ड की कोई जानकारी है, प्रोसीजर की जानकारी है, किसी एफसीओ को क्रेडिट के लिए कहाँ से अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक्सपोर्ट करना कैसे है, ये सारा होमवर्क है। कोविड ने हमें बहुत ज्यादा होमवर्क करने का टाइम दिया और मौका भी दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को, अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुना पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो एक समस्या है उसका समाधान निकालते निकालते हम बहुत सारी संभावनाओं पर भी काम कर सकते हैं। जी पुनीत जी, एक और चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे कि एक तो सरकारी सहायता होती है, दूसरी क्या प्राइवेट स्तर पर यानी कि कुछ निजी कंपनियों द्वारा भी किसानों को किसी तरह की सहायता प्राप्त की जा सकती है किसानों द्वारा, या ऐसा कुछ आपने कभी देखा है नेशनली या इंटरनेशनली? ये सर एक मुश्किल क्वेश्चन है उसको आंसर करना, क्योंकि सरकारी सहायता की नेचर हम सभी जानते हैं कि सरकारी सहायता लेने के लिए या उसमें जो हमारा टाइम लगता है दफ्तरों में, वो एक चैलेंज है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग तरह के ऑप्शंस आते हैं, जैसे CSR एक्टिविटीज है जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां काम करना चाहती हैं, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं कि इन चीजों के लिए शायद अभी इतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाया। आज हर इन्वेस्टर भी है वो खुद चल के, या प्रोसेसर है वो एफपीओ को ढूंढ रहा है जो एक्टिव एफपीओ है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि एक्टिव एफपीओ को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो अपना 1-2 साल में एक अच्छा काम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ी जो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एफपीओ को, सबसे पहले अपना जिसको होमवर्क करें, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर जी, तो पहले अपने काम पे अगर हम ध्यान देंगे, सहायता टीम तो बहुत है, मैं बाय नेम बता भी सकता हूँ कि लेकिन क्या सहायता मिल सकती है, लेकिन आप लेकिन पुनीत जी थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा, यानी कि आप भी वही कहना चाह रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने, एफपीओ आत्मनिर्भर बने, अपना जो पेपर वर्क है उस पर ध्यान दे, यानी कि टोटल ये कंपनी की तरह काम करे। ये ना सोचें कि अभी भी हम किसान हैं, क्योंकि अब हम एक कंपनी बन गए हैं तो टोटल जो कंपनी अपना पेपर वर्क करती है वैसा पेपर वर्क करके चले किसान। तो पुनीत जी, अब हमारे कार्यक्रम में आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को, खासकर जो हमारी नई पीढ़ी है जिनका सोचना ये है कि एक अच्छी नौकरी और विदेश में अगर नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो गांव से निकल के शहर की तरफ जाने को ही स्टैंडर्ड मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको कहना तो यही है कि जो असल मजा खेती किसानों में और अपने परिवार के साथ रहकर काम करने में है, वो नौकरियों में या गांव से दूर जाकर, अपने परिवार से दूर जाकर, या विदेशों में, क्योंकि मैंने उस लाइफ को बड़ा क्लोजली देखा है और बाहर से खुद मैंने वापस आके काम किया, और मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अपने खेतों में काम करने की है, अगर उसको हम एक व्यवसाय के नजरिए से करना शुरू करें तो हम दुनिया का टैलेंट को खेती में लेके आ सकते हैं, जो हो भी रहा है, और संभावनाएं हैं, लेकिन उनको थोड़ा तलाशने की और उस पर काम करने की भी जरूरत है। यही मेरा संदेश है अपने साथियों को। जी पुनीत जी, और मेरे ख्याल से मुझे भी जो इस बातचीत के दौरान निकल के सामने आया वो ये है कि अगर हमें फार्मर की जो इनकम है वो डबल करनी है, यानी कि आय दुगनी करनी है, तो हमारे पढ़ी लिखी नई पीढ़ी को किसानों के बीच जाकर काम करना होगा, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आप बता रहे हैं, पेपर वर्क बता रहे हैं, वो भी बेहतर तरीके से कर सके। चलिए पुनीत जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ बात करने के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी प्रेरणादायक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। थैंक यू।